गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री हमारी चल रही है। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम एक टॉपिक ले रहे हैं जो भी एंथैल्पी से रिलेटेड है। एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा के ताप का प्रभाव हम जब देखते हैं तो हमारे पास में एक समीकरण या एक इक्वेशन हमारे पास में इजीली आती है। वो इक्वेशन है हमारी किरचॉफ, या जिसको हम किरचॉफ रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में इसके किरचॉफ कन्वर्सेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर किरचॉफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, किरचॉफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। कन्वर्सेशन आपके अकॉर्डिंग है, या मान लो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो किरचॉफ रिएक्शंस है, ठीक है। किरचॉफ इक्वेशन जो है हमारे पास में, इसमें बेसिक्स कुछ फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं जो एंथैल्पी से रिलेटेड होते हैं, और एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देखिए, अगर आपके पास में भौतिक अवस्था प्रक्रम है या रासायनिक प्रक्रम है, दोनों के अंदर ही आपकी आंतरिक ऊर्जा डेल्टा ई और आपकी एंथैल्पी डेल्टा एच, यानी कि आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी के अंदर जो भी चेंजेज आते हैं वो सारे के सारे ताप के फलन होते हैं। ये ताप के जो फलन होते हैं, इसलिए इनका मान ताप पर निर्भर करता है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा भी ताप का फलन है और आपकी एंथैल्पी है वो भी ताप का फलन है। तो ओवरऑल हम जब हम किरचॉफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं या किरचॉफ इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो मान लो हमारे पास में कोई एक इक्वेशन लेते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मान लो हमने कोई इक्वेशन ली है ए इक्वेशन बी, यानी कि हमारे पास में कोई ए रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट के जब अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास में अगर हम एंथैल्पी की बात करते हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंजेस तो क्या हो जाएगा डेल एच, और डेल एच के अकॉर्डिंग हमारे पास में दो चीजें होती हैं। हमने पहले भी पढ़ रखा है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो हमने पढ़ रखा है, यानी कि डेल एच बी आपके पास में आ जाएगा यार। सो नॉर्मली हम बोले एच बी माइनस एच ए। एच बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रोडक्ट की एंथैल्पी को, और एच ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी रिएक्टेंट की एंथैल्पी, यानी कि क्रियाकारक की एंथैल्पी को। अब हम क्या करते हैं कि हमारे जो ये इक्वेशन बनी हुई है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, यानी कि हमारा नंबर दे देना, काउंटिंग हमने स्टार्ट की, इक्वेशन नंबर 1 है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को ताप के सापेक्ष कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अवकलन करते हैं, यानी कि ताप के सापेक्ष अवकलन होगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। इक्वेशन फर्स्ट का ताप के सापेक्ष कांस्टेंट प्रेशर पर अवकलन, ये बात करते हैं हम। तो ये जो हमारी बात आ रही है कांस्टेंट ताप के अकॉर्डिंग या ताप के सापेक्ष हमारा जो अवकलन हो रहा है, वो अवकलन इस तरीके से होता है, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें देखिए, इक्वेशन फर्स्ट का ताप के सापेक्ष अवकलन स्थिर दाब पर, ठीक है। ये हमारी बेसिक फंडामेंटल है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है पूरा का पूरा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अवकलन करते हैं तो देखिए हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो किस तरीके से होती है। एच का अवकलन करना है ताप के सापेक्ष, कांस्टेंट प्रेशर रखना है, तो हमारे पास में क्या आएगा, डेल हमारे पास में एज इट इज वैसे का वैसा है, डेल एच अपॉन, अब देखो किसके सापेक्ष करना है, ताप के सापेक्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल टी। ये हमारा अवकलन करना है कांस्टेंट प्रेशर के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से इसका हो जाएगा डेल एच बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल एच ए अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है और हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से डिनोटेट किया है। अब हम बात करते हैं, जब हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया है, यानी कि स्थिर दाब, जब हमने कंडीशन लिखी है, तो हमने सीपी एक वर्ड यूज किया था उष्माधारिता के अंदर। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उष्माधारिता जो आ रही थी हमारी सीपी, वो भी इसी का रूप था, यानी कि हम इसको डिनोटेट करते हैं सीपी से, इसको डिनोटेट कर सकते हैं सी आपके मान लो सीपी और बी से, और इसको डिनोटेट कर सकते हैं हम सीपी ए से, ठीक है। अगर हमने इसका मान CP रखा, इसका CPB रखा और इसके लिए हमने CPA रख दिया, तो ओवरऑल जो हमारे पास में बनेगा, जो फंडामेंटल हमारे पास में बन रहा है, वो हमारे किस तरीके से बनेगा, या हम जिसको हम तरीके से देख सकते हैं, यानी कि डेल एच और डेल टी, यानी कि इसके अंदर जो हमने चेंजेस दे रखे हैं वो इस तरीके से बनेंगे, यानी कि हमारे पास में CP के अकॉर्डिंग हमारे जो चेंजेस हैं वो बन रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज़ ली है कि हमारे पास में डेल एच अपॉन डेल टी जो है प्रेशर कांस्टेंट, उसके लिए हमने सीपी यूज किया है। तो देखो डेल एच अपॉन डेल टी यहाँ पे भी है, डेल एच अपॉन डेल टी यहाँ पे भी है, वहां पे डेल्टा डेल एच है, यानी कि डेल्टा एच है, तो यहाँ पे इसको एज इट इज वैसे का वैसे रखेंगे, यानी कि डेल्टा डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। इसके लिए हमने यूज किया सी पी बी माइनस सी पी
ए, ये हमारी एक नई इक्वेशन आ जाएगी। और इस इक्वेशन के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास में जो CPB है वो तो है प्रोडक्ट की ऊष्माधारिता और CPA है वो है रिएक्टेंट की ऊष्माधारिता। तो जब हम बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास में इस तरीके से कुछ रिएक्शंस आती हैं। अब देखिए जो हमारे पास में रिएक्शन आई है CPB माइनस CPBA, तो ये हमारा जो ओवरऑल इक्वेशन है हमारी, तो देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ रही है आपके किरचॉफ समीकरण के अंदर। इस किरचॉफ समीकरण के अंदर या किरचॉफ समीकरण जो बोल रहे हो आप, प्रोनाउंसिएशन आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। किरचॉफ समीकरण जो हमारे पास में है इसी को हम किरचॉफ समीकरण बोल सकते हैं, लेकिन कब बोलेंगे? अगर हम यहाँ पे जैसे ये है डेल H है तो हम डेल्टा CP करेंगे तो ये हमारा किरचॉफ समीकरण बनेगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम इक्वेशन 3 जो है हमारे पास में, उसके अनुसार इक्वेशन 3 को मॉडिफाई करने पर, मॉडिफाई किया हमने, इसकी वैल्यू रखी तो डेल्टा CP, ये एक वैल्यू है हमारे पास में, डेल्टा CP इक्वल टू CPB माइनस CPA। ये जो इक्वेशन आ रही है इसी को हम किरचॉफ समीकरण या किरचॉफ समीकरण बोलते हैं। अगर हम यही चीजें कांस्टेंट आयतन या कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारे पास में देखो जैसे डेल H के अकॉर्डिंग हमने CP लिया था, वैसे ही हमारा डेल E के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बताया था, यानी कि जो भौतिक प्रक्रम या रासायनिक जो प्रक्रम है, जब हम किरचॉफ समीकरण की बात करते हैं तो एंथैल्पी और जो हमारी एनर्जी है, हीट कैपेसिटी, उसके बारे में हम बात करें तो इस तरीके से आएगा। अगर हम इस ओवरऑल को हम डेल E के अकॉर्डिंग करना चाहें, डेल E के अकॉर्डिंग करेंगे तब भी हमारे पास में आ जाएगा। यहाँ डेल H की जगह हमें डेल E करना है, यानी कि ओवरऑल हमें क्या करना है कि हमारे पास में डेल E जो हमारे पास में आ रहा है और उसका ताप के सामने जो हम करेंगे वो स्थिर आयतन पर हमारा कन्वर्सेशन होगा या इंटर कन्वर्ट चेंज होगा। अगर हम इसको ओवरऑल करना ही चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे पूरा ही मैं करके बता देती हूँ आपको। A से B हमारा जो है वो सेम टू सेम है, यहाँ पे डेल E आ जाएगा और यहाँ पे E B और E A, ठीक है, यहाँ तक हो गई। वही ताप के सापेक्ष होगा, लेकिन यहाँ पे स्थिर दाब है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, डेल डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट V इक्वल टू डेल्टा E B डेल T कांस्टेंट V माइनस डेल्टा E A कांस्टेंट V। इसके लिए हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा डेल E अपॉन डेल T V इक्वल टू, इसके लिए हमने CP किया तो यहाँ तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, CVB और इसके लिए हो जाएगा CVA, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास में क्या आ जाएगा, CVB माइनस CVA, ठीक है। सेम वही चीज है जो उधर वहां पे एंथैल्पी के अकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा यानी कि डेल E के अकॉर्डिंग हो रही है, हीट कैपेसिटी इसके तरफ। यानी कि हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में चाहे प्रत्येक जो हमारे पास में जो भौतिक प्रक्रम हो चाहे रासायनिक प्रक्रम हो, उनके अंदर डेल्टा H और डेल्टा E के मान ताप के फलन होते हैं और ताप के समान उनके अंदर ये चेंजेस होते हैं। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो चीजें आ रही हैं वो चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, और वो एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि हमने दो पदों में इसको जो रिएक्शन है उसको दो पदों में सॉल्व किया है। CP के यानी कि स्थिर दाब पर भी ऊष्माधारिता हमने निकाली है, स्थिर आयतन पर भी ऊष्माधारिता निकालती है। अब जब हम बात करते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं, अगर हमने इस कॉन्सेप्ट की बात की है तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है कि डेल्टा डेल H यानी कि डेल डेल्टा H अपॉन डेल T, डेल डेल्टा H जो हमने शुरू से स्टार्ट किया था अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर है, इसको हम डिनोटेट कर सकते हैं डेल्टा CP से, ठीक है।
अब जब हम इसको डेल्टा Cp से डिनोटेट कर सकते हैं तो हमारे पास में जब इनका अवकलन करने के लिए कुछ इक्वेशंस आती है, या मान लो हम T1 से लेके T2 टेम्परेचर तक, या फिर हम कहें कि डेल्टा H1 से लेके डेल्टा H2 तक इसका अवकलन करें, तो हमारे पास में बहुत सारी इक्वेशंस आती हैं। यानी कि डेल्टा H1 से लेके डेल्टा H2 तक जब हम इसका इक्वेशन करते हैं तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की रिएक्शंस आती हैं जो हमें बहुत ही ओवरऑल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट आउट करने के लिए देती है। जैसे मान लो हमारे पास में है Cp ऑलरेडी हमारे पास में है, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T हमारे पास में है। जब हम इसका अवकलन करते हैं इस इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 4, ठीक है। इस 4 नंबर की इक्वेशन का जब हम अवकलन करते हैं तो देखो डेल्टा H है और यहाँ पे डेल्टा T है। सिंपल सी चीज़ है कि डेल H अपॉन डेल T का तो हमें क्या करना है, अवकलन, और कहाँ से करना है, डेल्टा H1 से लेके डेल्टा H2 तक हमें इसकी लिमिट्स लगानी है, और डेल्टा Cp इधर ऑलरेडी वैसे का वैसे है। अब देखिए डेल्टा H है वो तो इधर आ जाएगा, डेल्टा T डायरेक्टली इसकी तरफ चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, देखो डेल H2 डेल H1 ये लिमिट्स हैं, और डेल H यहाँ पे लिखना है हमें, डेल H हमें लिखा है, तो डेल्टा Cp डेल T जो हमारे पास में है वो डेल T इधर आ रही है, ठीक है। अवकलन इसका भी होगा क्योंकि इसमें भी लिमिट्स लगेंगी, इसमें भी लिमिट्स लगेंगी, क्योंकि समाकलन हमें करना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इसका काम हो गया, इक्वल टू डेल्टा Cp, और डेल T है तो यहाँ पे T2 माइनस T1, दो लिमिट्स लगाई है हमने, H1 एंड डेल्टा H1 एंथैल्पी से डेल्टा H2 एंथैल्पी तक, और T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके की बातें आई हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि हमारे पास में अगर ऐसी कोई रिएक्शंस आ रही हैं हमारे पास में, तो अगर हमें S2 का मान निकालना है, S2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो S2 का मान निकालेंगे तो इधर देखो डेल्टा H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H1, ये माइनस का इधर आते हैं क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1, ठीक है। ये हमारे पास में डेल्टा H2 की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम इसी तरीके से हमारे पास में अगर मान लें कि हमारे पास T1 से लेकर T2 टेम्परेचर तक ताप बढ़ा दिया है और हमारे Cp का मान स्थिर रख दिया गया है, तो स्थिर ऊष्मा के ऊपर हमारे जो व्यंजक आएंगे वो भी इसी तरीके से आएंगे। जैसे हमने T1 E वाला निकाला, तो अगर हम इसी तरीके से E वाला निकालेंगे तो डेल्टा E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E1 प्लस डेल्टा Cv T2 माइनस T1। ध्यान रखने की बात है, अगर हमने एंथैल्पी लिया है तो वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर आएगा, और अगर हमने आंतरिक ऊर्जा ली है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या अगर हमने आंतरिक ऊर्जा ली तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा E, यानी कि हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंतरिक ऊर्जा के अंदर यहाँ पे Cv यानी कि स्थिर हमें क्या लेना पड़ेगा, आयतन। तो ये हमारा बात था किरचॉफ समीकरण के बारे में। किरचॉफ समीकरण के अंदर बेसिकली मैंने आपको बहुत सारी सिंपल चीज़ें बताई हैं। सिंपल चीज़ें इसलिए हैं कि इसमें या तो एंथैल्पी में चेंजेस देखेंगे या फिर हम आंतरिक ऊर्जा में चेंजेस देखेंगे, लेकिन ये दोनों जो चेंजेस होते हैं वो ताप के फलन होते हैं, यानी कि ताप से इनका सारा सिस्टम चलता है। तो मैंने दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करके बताया कि अगर आप एंथैल्पी लेते हो तब आप स्थिर दाब रखना पड़ता है ताप के साथ जब इसका फलन करते हो या अवकलन करते हो, और अगर हमें आंतरिक ऊर्जा ली है, डेल ई लिया है हमने, तो हमें स्थिर आयतन रखना पड़ता है और उसके साथ में ताप का फलन करना पड़ता है। देखिए ओवरऑल जो मैंने रिजल्ट्स निकाले हैं वो रिजल्ट दोनों में सेम आते हैं। एक में कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ये जो रिजल्ट है एंथैल्पी वाला कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, और ये जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है ये कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि आपके पास में एक स्थिर आयतन के ऊपर है। तो ये हमारा किरचॉफ समीकरण है जिसको बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ईजी गोइंग वे में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो ये सारा जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है आई होप आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ रहा है। यहाँ तक की जो सारी चीज़ें हैं, इक्वेशन है एंगल के अकॉर्डिंग, ये सारा सब बिल्कुल इजीली क्लियर हो रहा है। यानी कि हमारी ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन बहुत इजी गोइंग वे में आप लोगों को समझ में आ रही हैं। स्थिर दाब पर क्या इक्वेशन आती है, स्थिर आयतन पर क्या इक्वेशन आती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, जिसमें आते हैं हमारे ऊष्मा रसायन के नियम। यानी कि ऊष्मा रसायन के नियम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में चीज़ें आती हैं वो कैसे कैसे आती हैं। ये हमारा किरचॉफ समीकरण है सारा का सारा, और किरचॉफ समीकरण के अंदर हमने ये डेरिवेशंस आपकी पुटअप की हैं सारी की सारी, और इन डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको PDF सेंड करूंगी, PDF के अकॉर्डिंग आप बहुत इजी गोइंग वे में इसको समझ सकते हो। और कहीं पे आपको कोई मिसप्रिंट हो रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उस पर कमेंट्स कर सकते हो हमारे पास में कि हमारे पास में ये चीज़ें नहीं आ रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को किरचॉफ समीकरण समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्मा रसायन के नियम, और उसमें फर्स्ट नियम लेते हैं हेंस का नियम। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है किरचॉफ समीकरण और हेंस का नियम।
किरचॉफ समीकरण हमने कंप्लीट किया है। अब बात करते हैं हमारे हेंस के नियम की। हेंस का नियम क्या कहता है? देखो, ऊष्मा रसायन के नियम बहुत सारे हैं, 2-4 नियम बहुत अच्छे से हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन उनमें बेस्ट और इजी जो हमारा ऊष्मा रसायन के जो नियम है उनके अंदर ऊष्मा रसायन के नियम, ठीक है। ऊष्मा रसायन के नियम में पहला हमारा नियम है हेंस का नियम, हेंस लॉ जिसको बोला जाता है, या हेंस का नियम जिसको बोलते हैं हम। देखिए, ऊष्मा रसायन का जो नियम है हमारे पास में, या ऊष्मा रसायन के नियम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। ऊष्मा रसायन के अंदर हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं। ऊष्मा रसायन में हमने पहला नियम लिया है हेंस का नियम, और हेंस का जो नियम है वो स्थिर ऊष्मा संकलन नियम भी कहलाता है। जो हेंस का नियम है वो क्या कहलाता है? स्थिर ऊष्मा संकलन नियम। यानी कि ये क्या कहता है कि उस स्थिर ऊष्मा संकलन नियम मतलब जब हम कोई रिएक्शन लेते हैं, चाहे उसको किसी भी परिपथ के द्वारा हम पूर्ण करवाएं, उसके अंदर ओवरऑल जो ऊष्मा होती है वो बिल्कुल समान रहेगी, कहीं पे भी कोई चेंजेज नहीं आएगा। यानी कि कोई रासायनिक जो प्रक्रम है, 2 या 2 से अधिक, कितने भी उसके अंदर कोई भी वे हो, कोई भी तरीका हो, 2 या 2 से अधिक विधियों से अगर संपन्न करवाया जाए तो भी उसके अंदर जो होने वाला ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो समान होगा, कहीं पे कोई चेंजेज नहीं होगा। जैसे मान लो हमारे पास में एक ए है और दूसरा क्या है? बी। हमें ए से बी तक पहुंचना है, और ए से बी तक पहुंचने पे हमारे पास में जो डेल्टा एच यानी कि जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। मान लो हमारे पास में एंथैल्पी परिवर्तन यह आ गया सी और ये आ गया बी, तो यहाँ पे डेल्टा एच डैश और यहाँ पे डेल्टा H1 डबल डैश, यहाँ से यहाँ तक डी ई और ये, तो यह आ गया डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3। ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से चेंजेस अगर हमारे पास में आ गए तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा डेल्टा एच डैश, डेल्टा एच डबल डैश, और ये सारी चीज़ें जाना कहाँ है हमें? ओवरऑल ए से बी तक, तो ये है हमारा डेल्टा एच, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास में एंथैल्पी चेंजेस हैं वो डेल्टा एच बराबर डेल्टा H1 डैश प्लस डेल्टा एच डबल डैश प्लस इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यानी कि सीधे ए से बी पर जाओगे वो एंथैल्पी चेंजेस, ए से सी और सी से डी, सी से वापस बी पे गए तो वो एंथैल्पी चेंजेस, ए से डी और डी से ई और ई से बी गए तो वो चेंजेस। यानी कि ओवरऑल हमें जाना कहाँ है? बी के ऊपर जाना है, और इसके अंदर जितने भी विधियां लिए गए, जितने भी परिपथ लिए गए हैं, उन सब के अंदर एंथैल्पी का जो परिवर्तन है या ऊष्मा का जो परिवर्तन है वो बिल्कुल स्थिर रहता है, समान रहता है। इन सब के मान समान आएंगे, चाहे वो किसी भी परिपथ का यूज करें, चाहे वो किसी भी विधि का प्रयोग करें, इन सब के अंदर जो ऊष्मा का मान है वो बिल्कुल इक्वल आएगा, यानी कि कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ए से अगर डी की तरफ जा रहा है, डी से ई की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंजेस आ रहे हैं वो प्लस ए से बी की तरफ जा रहे हैं वो चेंजेस, और ए से बी की तरफ सी के माध्यम से जा रहे हैं वो, तीनों रास्तों के अंदर एंथैल्पी चेंजेस के अंदर, एंथैल्पी में के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, हेंस के नियम के अनुसार चाहे कोई सी भी विधियां आप यूज करो, कोई सी भी प्रक्रम यूज करो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, उसमें एंथैल्पी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल ले तो उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ रहा है? उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे पास में कुछ रिएक्शंस आ रही हैं, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में हेंस के नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास में बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं वो इस तरीके से आती है। देखिए, पहली रिएक्शंस है जो हमारे पास में NH3 वाली है, जिसमें हमें NH4Cl बनाना होता है। तो देखिए, हमारे पास में अगर NH4Cl या NH3CHCl के लिए हम NH4Cl बनाने की रिएक्शंस लेते हैं तो हमारे पास में देखो कुछ इस तरीके की रिएक्शंस आते हैं। देखो, हमने लिया, ध्यान में बस ये रखनी है कि सारे परिपथ सेम होते हैं। देखिए, NH3 लिया है तो सबसे पहले हमने क्या लिया? NH3HCl, और बनाना क्या है हमें? NH4Cl। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास में आनी चाहिए। और हम कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले हमने लिया HCl,
ठीक है। उस HCl के अंदर हमने गैसीय कंपोजिशन में लिया और उसके अंदर हमने डाल दिया NH3। NH3 भी हमने किस में लिया, गैसीय कंपोजिशन के लिया। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है NH4Cl, ठीक है। इस NH4Cl जो हमारे पास में बन रहा है उसके अंदर एंथैल्पी चेंजेस हमारे जो डेल्टा H में चेंजेस आते हैं वो आ रहे हैं -177 किलो, जो आपके जूल के अंदर ले रहे हो किलो जूल, जो हमारे पास में है किलो जूल, ठीक है, ये हमारे पास में आ रहा है। दूसरी हम क्या करते हैं कि इसी जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है NH4Cl जो सॉलिड में हमारे पास में बन रहा है, अब इस NH4 सॉलिड जो हमारे पास में बन रहा है उसके अंदर अगर हम एक्वस पोजीशन रख देते हैं, इस एक्वस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो बनेगा वो बनेगा NH4Cl। और ये हमारे पास में किस तरीके से बनना चाहिए, एक्वस बनना चाहिए, और एक्वस हमारे पास में बन गया, यानी कि एस सॉलिड के अंदर हमने थोड़ा सा क्या बोला वाटर मिला लिया, एक्वा मिलाया, तो हमारे पास में इस तरीके की कुछ रिएक्शन आ गई। यहाँ पे हमारे जो एंथैल्पी चेंजेस की वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 16.32 किलो जूल, लेकिन वो किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है। तो ओवरऑल जो हमारे पास में आ रहा है यानी कि 177.8 किलो जूल तो आ रहा है पहली रिएक्शन की, और 16.32 आ रहा है दूसरी रिएक्शन की। तो हमारे पास में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन करते हैं कि हमारे पास में कितना चेंज आया, तो देखिए NH4 सॉलिड है, NH4 सॉलिड से NH4 सॉलिड कट गया, ओवरऑल रिएक्शन में क्या बचा यहाँ पे HCl गैसीय स्टेज में है, NH3 हमारा NH3 जो है वो गैसीय स्टेज में, प्लस यहाँ पे एक्वस जो हमने लिया है, और हमारे पास में बन रहा है NH4Cl एक्वस, ठीक है। एंथैल्पी चेंजेस अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट के बाद में डायल H में जो चेंजेस आ रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 161.48 किलो जूल हमारे पास में ये वैल्यूज़ आ रही है। ये तो हुआ सिंपल सा एक मेथड। उस सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पहले HCl NH3 बनाया, फिर NH4 सॉलिड बनाया, उस सॉलिड को हमने एक्वस में डाला और ये रिएक्शन हमारी हो गई। देखो रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, क्या आया है 161.48 किलो जूल, और रिएक्शन हमारी ये वाली आ रही है। अगर हमको इसी जो हमारी प्रोसेस है इसको बनाना हमको यही है, प्रोडक्ट हमारा NH3 और HCl से ही, तो अगर हमारे पास में इस तरीके से रिएक्शन करते हैं, हम दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, NH3 लेते हैं, NH3 लिया, NH3 हमारे पास में क्या है, गैसीय कंपोजिशन में है, उसको हमने एक्वस में डाला, यानी कि गैस को हमने पानी के अकॉर्डिंग एक्वस के अंदर किया, तो हमारा क्या बन गया, NH3 एक्वस बन गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, HCl है, HCl गैस में है, उसको एक्वस में डाला और हमारे पास में क्या बन गया, HCl एक्वस बन गया, ठीक है। अब NH3 भी एक्वस में आ गया, HCl भी एक्वस में आ गया, तो डायरेक्टली इन दोनों को मिला लेंगे, NH3 प्लस एक्वस में HCl एक्वस में, ठीक है, और दोनों से मिलके बन गया NH4Cl एक्वस। ये तीनों रिएक्शंस आपके पास में हो गई, तीनों रिएक्शन आपने कंप्लीट कर ली, NH4Cl आपके पास में बन गया। अब NH4Cl बन गया, लेकिन इनके अंदर जो एंथैल्पी चेंजेज होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये वाली होती है इसके अंदर, यानी कि NH3 जब बनता है तो जो एंथैल्पी चेंजेज होता है वो -35.15 किलो जूल होता है, -35.15 किलो जूल, ठीक है। और दूसरी जो हमारी HCl वाली बनती है उसके अंदर होता है -74.91 किलो जूल, ठीक है। तो ओवरऑल हमने जो किया, तीसरी रिएक्शन जो हमारे पास में है जिसके अंदर हमारे पास में ये एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, उस एक्वस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो एंथैल्पी चेंजेस आते हैं वो आते हैं 51.42 किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग। यानी कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं वहाँ पे भी हमारे पास में 161 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा था, तो यहाँ पे भी जब इनका टोटल करते हैं तो हमारे पास में भी वही चीज़ें आ रही है 161 पॉइंट कुछ समथिंग, जो हमारे पास में किलो जूल में चेंजेज हमारे एंथैल्पी आ रहे हैं 161.48 किलो जूल प्रति मोल के अकॉर्डिंग हमारे पास में एंथैल्पी में चेंजेज आ रहे हैं। यानी कि ओवरऑल हेंस का नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यानी कि हेंस का नियम कहता है किसी भी परिपथ से जाओ, किसी भी विधि से जाओ, आपके पास में जो रिएक्शन हमने ली है उस रिएक्शन के अंदर ओवरऑल एंथैल्पी चेंजेस में कोई भी चेंजेस नहीं आते, यानी कि किसी भी विधि से करो समान ही रिजल्ट आएगा, समान ही रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास में किलो जूल हमारे पास हमने पहली रिएक्शन में सीधी सीधी की थी, दूसरी रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप किया है, यानी श्रृंखला अभिक्रिया के अकॉर्डिंग किया है, और हमारे पास में ये सारी चीजें इजीली डेवलप हो गई है। ये है हमारा हेंस का नियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट नियम की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।